अच्छा, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की फ्यूड कंटिन्यू होने वाली है, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है, लेकिन इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच किस पेपर व्यू के अंदर होने वाला है, ये बात गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी कर चुकी है सेट और ये हो चुकी है रिवील। ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इतना ही नहीं, किस रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पेपर व्यू के अंदर मैच करवा रही है, तो भाई काफी सारी डिटेल्स आपको बताने के लिए इस वीडियो के अंदर। गाइस, शार्लेट फेयर की जो कंट्रोवर्सी है वो इतनी नहीं बल्कि इतनी बड़ी है, क्योंकि स्मैकडाउन से उन्होंने लीव नहीं किया था, बल्कि सिक्योरिटी ने उनको बिल्डिंग से बाहर निकाला था। बहुत सारी बातें होने वाली है इस वीडियो के अंदर। किस सुपरस्टार को ड्राफ्ट के बाद पुश मिलने वाला है, कौन होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर्स, काफी सारी बात होने वाली है इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस शार्लेट फेयर वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, थोड़ी सी वीडियो लेट है तो गाइस मैं थोड़ा इधर उधर कामों के में बिजी था, तो थोड़ा सा माफ कर देना, वीडियो थोड़ी सी लेट है उसके लिए। लेकिन शार्लेट फेयर की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि शार्लेट फेयर और बेकी लिंच का वो ऑफ स्क्रिप्ट वाला सेगमेंट था, उसके बाद बैक स्टेज शार्लेट फेयर गुस्से में गई, सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए, विंस मैकमैन को भी उन्होंने भाव नहीं दिए, वो गोरिल्ला पोजीशन से चली जाती है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि वो स्मैकडाउन का इवेंट छोड़कर, मतलब जब शो खत्म हो गया उसके बाद वो बिल्डिंग से चली गई। लेकिन गाइस, रिपोर्ट ये है कि इतना ज्यादा बैक स्टेज बैड बिहेवियर था कि शार्लेट फेयर गई नहीं थी, बल्कि सिक्योरिटी ने उनको एस्कॉर्ट किया था बिल्डिंग से बाहर। और गाइस, इतना ही नहीं, अब सिचुएशन ये भी आ चुकी है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर विंस मैकमैन चाहे तो वो शार्लेट फेयर को इस इंसिडेंट के लिए कंपनी से फायर भी कर सकते हैं। शार्लेट फेयर एक बड़ी सुपरस्टार है वुमेन्स डिवीजन के अंदर और उनकी तरफ से ऐसा करना नहीं बनता था। इवन गाइस, शार्लेट फेयर को शायद अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा काम कर दिया। उनको लग रहा था कि वो बड़ी स्टार हैं, वो शायद कुछ कर सकती हैं। उन्होंने अपोलोजाइज, ऐसा बैक स्टेज माहौल है कि शायद वो कर सकती हैं, और उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट था, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर इस समय सारी चीजें विंस मैकमैन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि या तो वो शार्लेट फेयर को अपोलोजाइज करवाएं, उनकी अपॉलॉजी लें, या फिर अगर विंस मैकमैन कोई हार्श डिसीजन लेना चाहते हैं तो या तो वो सस्पेंड कर सकते हैं, और गाइस वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फायर भी कर दे। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि फायर करेंगे, क्योंकि विमेंस डिवीजन के अंदर शार्लेट फेयर ने काफी कुछ काम किया हुआ है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है अच्छे से उनका विमेंस डिवीजन कैसा है। आप समझ रहे हो ना विमेंस डिवीजन का कैसा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शार्लेट फेयर ने सारा जो कारनामा है ना वो जानबूझ के किया है, क्योंकि वो अपने फियांसे अंद्रादे के साथ जाना चाहती हैं, क्योंकि वो एडब्ल्यू के अंदर है, तो उनको ड्रामा तो करना ही था। ऐसे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाती नहीं। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है शार्लेट फेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी खुश हैं इस समय। बस ये पता नहीं क्या हो गया सिचुएशन, मुझे समझ नहीं आ रही। तो गाइस, पता नहीं क्या हो गया ये, मतलब शुरू में मैंने स्टोरी कवर करी थी, मुझे लगा कि पहले ऑफ स्क्रिप्ट मूवमेंट है, फिर पता चला विंस मैकमैन के साथ भी कुछ पंगा हो गया। अब तो पता चला भाई सिक्योरिटी ने शार्लेट को बाहर निकाला था, ऐसी रिपोर्ट आई है, उनको एस्कॉर्ट किया था बिल्डिंग से बाहर। तो भाई पता नहीं अब क्या होगा आगे। डेफिनेटली इसके बारे में भी और भी हमको चीजें पता चलेंगी और हर वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूंगा। आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? क्या शार्लेट फेयर के ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए विंस मैकमैन को, या फिर इसकी कोई पनिशमेंट होनी चाहिए? डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन भाई मामला यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और आप लोग कमेंट करके मेरे से हमेशा पूछते हो कि भाई इस सुपरस्टार को पुश मिलेगा, क्या ये चैंपियनशिप के लिए जाएगा आगे, क्या इस सुपरस्टार के लिए कोई बड़े प्लान है? तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काइंड ऑफ खुद ही रिवील कर दिया है कि किस सुपरस्टार को लेकर उसके कितने बड़े प्लान्स हैं। अब जो ड्राफ्ट जो अप्लाई होने वाले रूल, सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो इंस्टाग्राम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया है, जहां पर सबसे पहले हम रॉ की बात करते हैं। तो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा है पिक द नेक्स्ट चैंपियनशिप चैलेंजर्स। यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो सारे चैंपियंस हैं उनकी लिस्ट बना दी है, और सामने जो है ABCD करके ऑप्शन रखे हुए हैं सुपरस्टार्स के। अब यहां से आप लोग ये आइडिया लगा सकते हो कि जिन जिन सुपरस्टार्स को यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिस्ट में रखा हुआ है, यानी ABCD करके रखा हुआ है, उन सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ब्रांड के ऊपर, रॉ के ऊपर एज अ सुपरस्टार देखती है, जो कि पॉसिबली चैलेंजर्स हो सकते हैं, क्योंकि तभी उनको लिस्ट के ऊपर रखा गया। यानी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बात करें तो यहां पर सबसे पहले नाम आता है सेथ रॉलिंस का। यानी सेथ रॉलिंस को डेफिनेटली बड़ा स्टार देख रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऑब्वियसली बड़े स्टार हैं तो देखेंगे। एज का भी यहां पर नाम है, फिन बैलर का भी यहां पर नाम है, भले वो किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट हार गए, और केविन ओवंस। तो आपको पॉसिबली इन चार में से कोई नेक्स्ट जो है सुपरस्टार देखने को मिल सकता है। बिगी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर, हाँ सर्वाइवर सीरीज का टाइम है, लेकिन हाँ आप समझ जाओ कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम विमेंस चैंपियनशिप की बात करें, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर ज्यादा आपको पता है अपोनेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन, कार्मेला और जेलेना वेगा को डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रही है। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की बात करें, मिड कार्ड की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर कीथ ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रही है। अपोलो क्रूज, जो कि आपको पता है स्मैकडाउन के ऊपर ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर चुके हैं। कैरियन क्रॉस, बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि कैरियन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई रेट नहीं करती, इस वाली पोस्ट से शायद वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। और यहाँ पर हमको ऑस्टिन थियरी का भी नाम देखने को मिल रहा है। कहा था ना मैंने आपसे कि उनको लेकर बड़े प्लान है। तो भाई
NXT से आकर मिड कार्ड के ऊपर चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर के तौर पर WWE देख रही है, ये काफी बड़ी बात है। और बाकी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वही डिवीजन है जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स, डोमिनिक और उनके फादर रे मिस्टीरियो, और साथ में यहाँ पर जो हमारे चैड गेबल और साथ में उनके हैं ओटिस। तो ये कुछ यहाँ पर WWE टीम देख रही है। और ये रॉ के लिए नहीं है, स्मैकडाउन के लिए भी है। स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रोमन रेंज के सामने सबसे ही पहला नाम, और बहुत ही ऑब्वियस सा है, हमने भी सोच लिया था कि हाँ भाई रोमन रेंज के लिए ड्रू मैकिंटायर ओपोनेंट होंगे, तो ड्रू मैकिंटायर नाम है। दूसरा नाम सुन के भाई चेहरे पर स्माइल देख रहे हो आप मेरी, जेफ हार्डी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और विलो वाला कैरेक्टर आ जाए तो भाई फिर कमाल ही हो जाएगा। सिजारो भी यहाँ पर नाम है। हाँ, पास में फ्यूड देख चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बार और देखने में दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ रॉ से जो शेमस आए हैं उनका भी नाम है। इसके अलावा स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए शेना बेजलर, डेफिनेटली अच्छा नाम। नेओमी, इसके अलावा टोनी स्टॉर्म और नटालिया का नाम है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड के अंदर अगर हम देखें तो पॉसिबली हैप्पी कॉर्बिन का नाम है। रिकोशे को WWE ऊपर रख रही है। और गाइस रिज हॉलैंड का नाम आप लोग ध्यान से सुन लो, मेरे ख्याल से स्मैकडाउन के ऊपर एक तगड़ा नाम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सैमी ज़ेन भी है। और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, अगर टैग टीम डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर न्यू डे की टीम है, वाइकिंग रेडर जिनको शायद पुश मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और हुम्बर्तो करिए और एंजल गार्जा की यहाँ पर टीम है। तो आप लोग अब आइडिया लगा सकते हो कि क्या कुछ हो सकता है रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर अब ये ड्राफ्ट होने के बाद। तो अब सवाल मत पूछना कि भाई किसको पुश मिल सकता है किसको नहीं, क्योंकि WWE ने यहाँ पर खुद से एक बार हमको हिंट करने की कोशिश करी है कि वो किन सुपरस्टार को किस लेवल पर देखते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया गया। तो अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। बाकी आप क्या देखना चाहोगे WWE चैंपियनशिप के लिए और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि कौन होने चाहिए नेक्स्ट चैलेंजर्स। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और कीथ ली के बारे में बात करते हैं, जिनको WWE फिलहाल अभी पोस्ट के हिसाब से पता चल रहा है ना कि मिड कार्ड डिवीजन में शायद रख सकती है। तो मैंने आपको बताया था उनका नाम जो है कीथ बेरकैट ली WWE ने रख दिया है, लेकिन काफी सारे ग्राफिक के ऊपर WWE उनका नाम जो है कीथ हटाकर सिर्फ बेरकैट ली भी रख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको कीथ ली के नाम में फिर से चेंज देखने को मिल जाए और उनका नाम जो है बेरकैट ली हो जाए, उनके नाम से कीथ हट जाए। तो वैसे मैं सही बताऊं तो ज्यादा माइंड करूंगा नेम चेंजेस को लेकर, क्योंकि जॉन सीना का वो जो एक इंटरव्यू है ना जहां पर उन्होंने नेम चेंजेस के बारे में बात करी कि भाई नेम चेंजेस तो होते रहेंगे इवेंचुअली, जब तुम एक अपने पर्सोना पर जाकर पहुंचते हो ना, और जब तुमको उस पर्सोना के साथ सक्सेस मिलती है तो वही नेम तुमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं भाई नेम चेंज के बारे में यहाँ पर कभी कुछ कंप्लेन करने नहीं वाला आगे से। अभी कभी कर दूं तो फिर शायद मेरे को ब्लेम मत करना कि भाई मैं हिपोक्रेट हो गया। लेकिन फिलहाल बेरकैट ली भी शायद WWE कीथ ली का नाम आगे जाकर कर सकती है और शायद एक और नेम चेंज से गुजर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मॉन्स्टर्स वे में उनको बुक करते हैं आगे तगड़ा हील, तो फिर नाम तुम कितने ही चेंज करो, क्योंकि अगर करेक्टर टेलीविजन के ऊपर अच्छा है तो फिर दिक्कत वाली बात यहाँ पर कुछ नहीं होनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइज हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ड्वेन जॉनसन हमारे द रॉक के बारे में। तो गाइज WWE से आपको पता है कितनी ज्यादा फॉलोइंग है द रॉक की, और WWE से ज्यादा वर्ल्ड वाइड, इवन इंडिया से, चाहे आप यूएसए की बात कर लो, चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात कर लो, हर जगह से रॉक को काफी सारे लोग पसंद करते हैं। और गाइस यूएसए के अंदर तो उनकी आपको पता है कमाल की फॉलोइंग है, क्योंकि आपको पता है वो यूएसए के ही हैं। और काफी बार उनसे ये कहा जाता है कि भाई तुम प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े क्यों नहीं होते, तुम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, क्योंकि आपको पता है रॉक के अंदर काफी सारे लोग जो है लीडरशिप वाली क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सारे लोगों को मोटिवेट किया हुआ है, काफी सारे लोगों के वो आइडल हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमेशा ही जो है उनको इस चीज के लिए लोग बैक करते हैं। और रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक पोल भी हुआ था जहां पर 46% अमेरिकन ने ये कहा था कि वो रॉक को जो है अगला प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं अगर वो कभी खड़े होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। और गाइस ये रॉक ने भी एक डेफिनेटली प्रेसिडेंट बनने की अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा, तो उसको लेकर रिएक्ट किया कि क्या उनके कुछ ऐसे प्लान्स हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो मुझे पता है, देखो कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं अमेरिका के बारे में बहुत ज्यादा केयर करता हूँ, मेरे अंदर कुछ लीडरशिप वाली क्वालिटी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका लीड करने ही चले जाऊँ। और उन्होंने ये कहा कि भाई अभी मैं जिस भी पोजिशन पर हूँ, मैं जितना भी पॉपुलर है, जो भी है वो सब तुम्हारी वजह से हूं, और इतना ही मैं जो है इसके बारे में भी कह सकता हूं। यानी रॉक ने यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मामला बीच में लटका दिया है कि शायद वो प्रेसिडेंट बन भी सकते हैं अमेरिका के। और सोचो क्या माहौल बन जाएगा अमेरिका का अगर द रॉक सच में प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में मुझे तो लगता है कि भाई द रॉक को वोट मिल जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लविंग पर्सन है अमेरिका के अंदर। इवन अगर आप इंडिया में बहुत सारे लोगों से पूछे कि भाई तुम्हारा आइडल कौन है, किसको देखकर तुम मोटिवेट होते हो, तो बहुत सारे लोगों के तो जुबान पर ही द रॉक का नाम बैठा रहता है। और अमेरिका के अंदर ये चीज और भी ज्यादा है। तो अगर रॉक खड़े हो गए भाई प्रेसिडेंट बनने के लिए तो थिंग्स यहाँ पर काफी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन फिलहाल रॉक ने ना हाँ कहा ना कहा, उन्होंने सिंपली कहा कि भाई मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, लेकिन एक प्रेसिडेंट बनना अपनी कंट्री का, जहां पर मैं अपने हर एक पर्सन के बारे में काफी केयर करता हूँ, ये काफी एक मुश्किल डिसीजन होने वाला लेने के लिए। तो ये है भाई सिचुएशन यहाँ पर। अगर हो गया कभी ऐसा या फिर रॉक ऐसा कुछ करते तो डेफिनेटली सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है देखने के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं
रोमन रेंस ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में। और जैसे मैंने आपसे कहा कि रोमन रेंस का और ब्रॉक लेसनर का अगला मैच कब होने वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, उसको लेकर प्लान्स हो चुके हैं रिवील। और गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो होने वाला है, वो तो हमको पता है कि रॉयल रंबल के अंदर होगा, लेकिन गाइस WWE ने ऑलरेडी अपने प्लान सेट कर लिए हैं और रेसलमेनिया 38 के लिए WWE का फिलहाल प्लान है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच का। सबसे पहला रीजन इस मैच को करवाने का क्योंकि WWE के हिसाब से इससे बड़ा मैच और कोई फिलहाल रोमन रेंस के लिए पॉसिबल नहीं है रेसलमेनिया 38 के लिए। इससे पहले WWE शायद द रॉक को लेकर देख रही थी, जो कि रूमर सच है या नहीं स्टिल मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्रॉक लेसनर से बड़ा मैच, ब्रॉक लेसनर से बड़ा कोई अपोनेंट रोमन रेंस के लिए नहीं है। और क्योंकि इस समय जो ऑनगोइंग स्टोरी लाइन है इससे ज्यादा अलग WWE रोमन रेंस के साथ कुछ नहीं कर सकती। और गाइस एक चीज नोट करने वाली यहां पर यह भी है कि अभी हमने क्राउन जूल के अंदर देखा कि पॉल हेमन का तो यहां पर कोई रोल था ही नहीं, पॉल हेमन ने तो ज्यादा कुछ किया ही नहीं। और क्योंकि पॉल हेमन ने यहां पर ज्यादा कुछ अपनी साइड दिखाई नहीं कि वो रोमन रेंस की साइड है फिर ब्रॉक लेसनर की साइड है, ये चीज WWE ने सिर्फ इसीलिए रोक कर रखी है क्योंकि आगे जाकर स्टोरी लाइन के अंदर WWE इस चीज का यूज करना चाहती है। और क्योंकि WWE ने ये चीज क्राउन जूल में नहीं करी तो इस वाली स्टोरी लाइन को, इस वाले धमाके को आगे वाली स्टोरी लाइन के अंदर बचाकर रखा जाएगा ताकि ये सारी चीजें रेसलमेनिया 38 तक लीड कर सकें और रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच फिर से हमको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिले। आपको पता है WWE को हमेशा ब्रॉक लेसनर को बड़ी स्टेजेस के अंदर बुक करना पसंद है और रोमन रेंस को हमेशा एक टॉप लेवल के ऊपर बुक करना पसंद है। तो यहां पर विंस मैकमैन का हमेशा से रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर एक फेवरेट मैच रहा है और रेसलमेनिया 38 के अंदर करंट प्लान्स के अकॉर्डिंग ये मैच WWE ने जो है सेट कर लिया। और देखो भाई मुझे तो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच मैच देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि एक तो मैच ही कमाल का होता है, ऊपर से जब स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया हो तो भाई इस वाली चीज को कौन ही मिस करने वाला है। और क्योंकि WWE रोमन रेंस के लिए इससे बड़े कोई स्टोरी लाइन तैयार आप कर भी नहीं सकते क्योंकि रेसलमेनिया के लिए आपको पता है स्टोरी लाइन 4, 5, 6, 7, 8 महीने पहले बनानी होती है और क्योंकि अब इतना टाइम तो बचा नहीं है तो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर बेस्ट पॉसिबल थिंग है जो कि आपको इस साल रेसलमेनिया 38 में देखने को मिलेगी रोमन रेंस के प्लान्स के रिगार्डिंग। और क्या उस टाइम पर रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाकई खतरे में होगी, ये बहुत बड़ा सवाल होगा देखने के लिए। स्पॉटिफाई पर गाइस हमने क्राउन जूल के सारे मैचेस को रेट किया है, किस मैच को हमने कितनी रेटिंग दी वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग सुन सकते हो। और गाइस चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।